गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे और जैसे जैसे हम आपको बताए जा रहे हैं वैसे वैसे आप उसको रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे स्टडी में, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चल रहे होंगे। और भी अदरवाइज किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे होंगे अपने स्तर पर, अपने लेवल पर, ठीक है, हर सब्जेक्ट में। तो बच्चों एक बात हमारा था कि चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था और मैंने आपको नोट्स भी उसके प्रोवाइड करा दिए थे और आई होप यू, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी बच्चे उस चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड किया होगा। अब जो भी आप लोगों के पास हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं या 10th के बच्चे, उन्होंने उस चैप्टर को रीड किया होगा। साथ के साथ वीडियो भी सीक्वेंस से देखा होगा जिससे चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहे। दूसरी बात, आपको मैंने नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं दोनों ही मीडियमों में, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है। पुराने पेपर भी उसमें इंक्लूड हो रहे होंगे, हिंदी मीडियम में देखना आप लोग। तो टॉपिक कंटेंट बाई कंटेंट में और डीपली नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तरफ से हो चुकी है चैप्टर फर्स्ट की। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कितना कवर करते हो, कितना। जो 4 नंबर का चैप्टर, 4 नंबर का मैंने मार्क्स का वेटेज वाला चैप्टर जो रीड करा दिया, आपको पढ़ा दिया है, आप बोर्ड में 4 में से कितना अटेम्प्ट कर पाते हो। 4 में से 4 लेते हो, 4 में से 3 लेते हो कि 4 में से 2 या 4 में से 1 या कुछ नहीं ला पाते हो। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। जैसा मैं ऑनलाइन में पढ़ाता था वैसे, जैसा मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था वैसे मैंने ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश की और उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट रह रहा है तो आप रिवीजन करिए, आप नोट्स को डीपली पढ़ना, आप हर कंटेंट को मैंने उसमें लिया है, ठीक है। आसानी से आराम से नोट्स को पढ़िए और एक एक चीज़ों को कोशिश करिए सीक्वेंस से समझ के राइट करके लर्न करिए, ठीक है। लर्न भी जो करना है ना आपको, राइट करके। इससे क्या फ़ायदे होंगे? राइटिंग, वर्ड मीनिंग्स प्रॉब्लम, राइटिंग प्रॉब्लम, स्पीड, सब चीज़ आपकी एक्यूरेसी आएगी, सुधरेगी, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट था। अब एक बात और, कोई भी आप वीडियो लेक्चर देखते हो उसका टाइमिंग फिक्स रखिए, क्योंकि जैसे आप लोग देखा होगा स्कूल का भी टाइम फिक्स होता है, जो भी 8 से 2, 8 से 1:30, जो भी स्कूल का टाइमिंग फिक्स होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी करते हैं हम। आप लोग जो स्टडी वीडियो लेक्चर आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे मॉर्निंग में 9 to 11 के बीच में वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। कभी यदि लेट हो जाता है तो वो उसके कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है नेट वगैरह में, तो आपको वीडियो लेट प्रोवाइड होते हैं। अमूमन आपको वीडियो लेक्चर 9 to 11 में अवेलेबल हर क्लास को हो रहा है, लेकिन उसको देखने का टाइमिंग क्या रहे हमारे लिए? क्योंकि देखा गया है कि जो वीडियो लेक्चर जो मैं देखता हूँ उसमें मेरे को जो रिपोर्ट मिलती है उसमें मेरे को सुनने को मिला है कि बच्चे कभी भी वीडियो लेक्चर देखने बैठ जाते हैं। कभी भी से मतलब नहीं है, आप एक पर्टिकुलर टाइम बनाइए अपना वीडियो लेक्चर देखने का। अरे वो भी अपन पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मूवी, कोई सीरियल, कोई धारावाहिक नहीं देख रहे, कोई सॉन्ग नहीं सुन रहे, जो कभी भी मुंह उठा के टीवी चला लिया और देखने बैठ गए, मोबाइल चला लिया देखने बैठ गए, ठीक है। तो टाइम पर्टिकुलर स्टडी है तो ये टाइमिंग पे ही अच्छा लगता है। आप कभी भी अपना टाइम बनाए, चाहे दोपहरी में बनाइए, चाहे नाइट में, चाहे इवनिंग में, वो आपका टाइम टेबल है। टाइम टेबल एक पर्टिकुलर फिक्स रहना चाहिए, यानी जब समय मिला, नहीं आज तो मैंने सुबह देख लिया, आज मैं दोपहरी में देख लिया, मैंने रात में देख लिया, कहीं भी छत पे बैठ के देख रहे हैं, कहीं भी खुले में बाहर लॉन में बैठ के देखने लग गए। ये नहीं, कोई मैं बार बार बोलूँ, ये मूवी नहीं चला रहे हम, ना कोई सीरियल और धारावाहिक देख रहे हो आप लोग, या कोई सॉन्ग सुन रहे हो जो कहीं भी बैठ के कहीं भी मुँह उठा के देखने बैठ जाते हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आगे से एक टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। आज हम आपको एक चैप्टर चालू करते हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 चालू करने का रीज़न ये नहीं, एक तो वो चैप्टर काफ़ी लेंथी है, काफ़ी लंबा है, और उस चैप्टर को पढ़ाने में ऑनलाइन में क्या, यदि मैं पढ़ाने बैठूंगा तो काफ़ी मेरे को समय लग जाएगा। तो वो चैप्टर ऑनलाइन ही पॉसिबल, ऑफलाइन क्लासेज में ही पॉसिबल हो पाएगा। और काफ़ी सारे डायग्राम वगैरह हैं, और मैं बोर्ड पर डायग्राम बनाऊँगा तो उसमें वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो क्लासेज भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है उसमें। तो उसी को देखते हुए उस चैप्टर को मैंने अभी फिलहाल ड्रॉप किया है। आगे जैसे ही ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन जो भी मोड सूटेबल होगा उसमें आपको उसको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम चैप्टर नंबर 3 चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स, आनुवांशिकी में चालू कर रहा हूँ। और इस चैप्टर को चालू करने के पीछे मेरा एक उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, जो इसका वेटेज है 4 नंबर है, 4 नंबर का ये चैप्टर है। 4 का ही क्या, एक मिनट कन्फर्म कर लेता हूँ मेरे को। 4 नंबर का वेटेज है इसका। और क्वेश्चन जो आते हैं इसमें वो किस पैटर्न पे आते हैं, 1+3, यानी एक नंबर की कोई डिफाइन, कोई रूल पूछ लेगा आपको, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप समझोगे। और कोई 3 नंबर का कोई, इसमें क्या काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो भी पूछ लें। मतलब छोटा लंबा तो नहीं आता है, लेकिन ये कि 3 नंबर कोई बड़ा क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर की डेफिनेशन, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इसमें।
अब इस चैप्टर के बारे में क्या मैं आपको इंट्रोडक्शन पहले बताना चाहूँगा आज पढ़ाने से पहले। इस चैप्टर में हम जो चैप्टर का इंग्लिश में वर्ड है जेनेटिक्स और हिंदी में बोले तो आनुवांशिकी। बेसिकली बेटा हम इस चैप्टर में जो हम क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक देखा होगा आपने, हमारा जन्म हुआ है और कई बार हम लोग कहते हैं ना, जब हमारा जन्म हो जाता है तो उसके बाद कोई लक्षण हमें मिलते हैं तो बोलते हैं कि ये पापा पे गया है, ये मम्मी पे गया है, ये दादा पे गया है, दादी पे गया है, ऐसे बोलते हैं ना घरों में, आपने सुना होगा। आखिरकार ये सब चीज़ें हम बोलते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? कोई तथ्यात्मक बातें होगी, कोई वैल्यूबल पॉइंट्स होंगे। कोई भी साइंस में एनी वन फैक्ट द साइंस द नॉलेज फॉर डीपली साइंटिफिक रीजन। साइंस में कोई भी बातें बोली जाती है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। बिना साइंटिफिक रीजन के हम कोई भी बातें नहीं बोल सकते, ठीक है। कोई प्रूफ होगा, कोई एविडेंस होगा, तभी जाके बातें, तो ऐसे बोला जाता है। लेकिन आखिरकार इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन मैं जानूँ, इसके पीछे कुछ बताने का आपको शॉर्ट में समरी भी चैप्टर में बताऊँ तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, हालांकि इसके डिटेल में आपको चैप्टर में बताऊंगा, उन्होंने इस चीज़ों को बारे में क्लियरफाई किया था कि हमारे लक्षण हमारे माता पिता के लक्षण हम में कैसे आए, या दादा दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, उनके लक्षण हमारे में कैसे आए, और उनके लक्षण फादर में आए, फादर से हम में कैसे आए, और आने वाली पीढ़ियों में कैरेक्टरिस्टिक चलता ही रहता है। आखिरकार ये सब चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाई? उसके बाद कोई भी गुण है जो जेनेटिक हमारी प्रॉपर्टीज है, माता पिता के गुण हमें कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन कौन से गुण ट्रांसफर हो सकते हैं, कौन कौन से गुण नहीं आ सकते, काफ़ी सारी चीज़ें ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा बताई गई। सबसे बड़ा इन्होंने काम किया था, हालांकि आपके वो कोर्स में नहीं है, पढ़ोगे आप लोग बायो में इसको, कि कोई भी भ्रूण का निर्धारण या सेक्स निर्धारण कि लड़का होगा या लड़की होगी, मेल होगा या फीमेल होगा, लिंग का निर्धारण इनके द्वारा ही किया गया था। मीन्स कि हमारे समाज में भ्रांति फैली हुई है, एक अफवाहें उड़ाई गई है कि कोई भी परिवार में लड़की होती है तो उसके जिम्मेदार पूरा ही महिला को ठहराया जाता है। तो इस चीज़ को इन्होंने क्लियरफाई किया था। अभी भी भ्रांतियाँ फैली हुई है, लोग बाग नहीं समझते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन साइंटिफिक रीजन देखा जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसको प्रूफ करके दिखाया था कि पुरुष ही जिम्मेदार होता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। कितने हमारे गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन गुणसूत्रों के बेस पे कैसे रेस्पॉन्सिबल, कई सारी चीज़ें ने क्लियर किया था साइंस के बेस्ड पे। और जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो इसको समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारे समाज में ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई है, लोग बाग इसको समझ नहीं पाते और लड़कियों को एक अभिशाप मानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जिम्मेदार जाते आते महिलाओं को ही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जब साइंस में आओगे तो कहीं हद तक पुरुष ही इसके जिम्मेदार होते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा, गर्ल होगा या बॉय होगा, ठीक है। तो उस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको जेनेटिक्स के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals the study of heredity and variation is called genetics। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, विविधता और आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन किया जाता है, गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। मतलब जिसमें हमारे गुण कहाँ से आए हैं, हमारे लक्षण किन से मिल रहे हैं, हम किन की संतान हैं। कई बार हो जाता है ना, हमारा फादर मदर कौन है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, ये सब रियल में है, ये सब मंडल के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया, हम किन की संतानें हैं। या कोई ऐसा विवाद हो जाता है तो ज़मीन जायदाद का, तो इस तरह की कोई भी विवाद को सॉर्ट आउट करने के लिए जेनेटिक्स एक साइंस की ब्रांच बनी जिसमें इन सभी विवादों का हल उसमें पाया गया। द टर्म ऑफ जेनेटिक्स वॉज फर्स्ट कॉइन बाई बैटसन। तो कोई पैराग्राफ जो है ना, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। जो जेनेटिक्स वर्ड सबसे पहले बैटसन के द्वारा दिया गया। दिस टर्म इज राइट द ग्रीक लैंग्वेज एंड जीन। जो ये वर्ड आया था जेनेटिक्स, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द जीन था, वहाँ से लिया गया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय गैमेट्स। लैंगिक निर्धारण की इस प्रक्रिया में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक निर्धारण की इस प्रक्रिया में पीढ़ी दर पीढ़ी गैमेट्स युग्मकों का ट्रांसमिशन होता है, पहुंचते हैं। मीन्स हमारे पेरेंट्स के जो गैमेट्स है वो हम में आएंगे, ठीक है। तो चलता रहता है प्रोसेस ये,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। हमने 8th क्लास में पढ़ा था एसेक्सुअल सेक्सुअल, दो रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ पे हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, यदि आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि ठीक है, प्लांट्स के पार्ट से ही जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अदरवाइज प्लांट्स के पार्ट से जो नहीं हो रहा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आ रहा था। हम यहाँ पर हालांकि चैप्टर नंबर 2 में आप लोग इसको डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब है कि ह्यूमन के पार्ट्स के द्वारा ही, उसके जो भी जेमेट्स है उनके द्वारा ही नेक्स्ट जनरेशन में उसके प्रॉपर्टीज, उसके गुणों का ट्रांसमिशन होना। द करेक्टर आर नाउ हेरिडिटी करेक्टर, इस विशेषता को आनुवंशिक विशेषता बोला गया। द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी करेक्टर फ्रॉम पेरेंटियल जनरेशन टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। The term heredity coined by the Spencer during sexual reproduction variety occurring among individuals of the same species due to crossing over during meiosis। स्पेंसर ने हेरिडिटी वर्ड सबसे पहले दिया था। देखो बैट्सन ने तो जेनेटिक्स वर्ड दिया जो कि ग्रीक लैंग्वेज जीन से आया था। हेरिडिटी वर्ड स्पेंसर ने दिया, अंडरलाइन करिएगा पहला पैराग्राफ, जो कि हेरिडिटी वर्ड स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने एक बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का मायोसिस, गुणसूत्रों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही निर्धारण करता है कि हमारे कौन से गुण पिछली जनरेशन से आएंगे या नहीं आएगी। ठीक है, वो इस पर डिपेंड करता है हमारे मायोसिस गुणसूत्रों पे। हालांकि क्लास 9th में भी था ये सब चीज़ें, आप लोगों ने वहाँ भी मैंने बताया था, आपको समझ में आएगा मायोसिस गुणसूत्रों के बारे में। तो ये कुछ आपको इंट्रोडक्शन बेस्ड था जेनेटिक्स के बारे में। चैप्टर बेसिकली अपन कल से चालू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाया जाएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे वगैरह वगैरह। तो आज का टॉपिक आपका जेनेटिक्स था, बेसिकली इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया इसको और समझ भी आ गया होगा। और हम कितने नंबर का है, 4 नंबर का चैप्टर है, बोर्ड में ये, ठीक है, इस तरह से कुछ इसका पैटर्न रहता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन। थैंक यू।